हेलो हेलो हेलो। सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की जो क्लास है वो हम नियमित रूप से ले रहे हैं। चलिए, तो जो है 4 जून का वो है जो करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़े। क्या है? कैंपी फ्लैग्रेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने वो है इटली, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है जापान, चौथा है चिली। बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो। देखिए, जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मैंने बोला कि इसका आंसर बताइए, तो आप जब भी तत्काल किसी भी समय देख रहे हो तो उसका जो आंसर है तुरंत कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें। ठीक है, चलिए। अब आप वैसे तो मानते नहीं, ऑर्डर तो मान ही नहीं रहे हो, निवेदन ही मान लो कि निवेदन से ही आप इसके कमेंट किया करो। आपका ही उसमें भला है, मेरा तो कुछ। चलिए, तो इसका जो आंसर है भाई, इसका जो आंसर है वो है इटली। इटली में जो है कैंपी फ्लैग्रेई जो है वो एक ज्वालामुखी हाहाकार मचा रहा है, इसलिए वहां पर जो है इसी इसी की बात चल रही है। तो ज्वालामुखी का नाम क्या है? क्रैम्पी फ्लैग्रेई है, इटली से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? हाल ही में इटली के कैंपी फ्लैग्रेई, इसको स्पेशल याद रखें। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा। सुपर बेलगानो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। अब देख लेते हैं भाई इटली का क्या है। भाई इटली की राजधानी हमने बहुत बार पढ़ ली है, रोम। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जियोर्जिया मेलोनी। आपने देखा हो मेलोनी जो है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कितने, उन पर कितना मजाक होता है, आपने कभी रील्स में देखा हो तो। जो मेलोनी जो हमारे भारत आई थी तब, तो उनका जो है कुछ ऐसे फोटोज लगा लगा के उसमें कुछ गाने लगाए जा रहे थे। तो हमारे इधर तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो उनका मजाक बनाया जा रहा था, तो वही हमारी, वही है मेलोनी। ठीक है, आप एक बार यूट्यूब पे देखेंगे तो शायद उनको अच्छे से आपको याद करने में वो हो, आपको सुविधा हो जाएगी, तो आप जरूर देखें। चलिए, तो जो राष्ट्रपति हैं इटली के, उनका नाम क्या है? सर्जियो मैट्रेला। क्या नाम है? सर्जियो मैट्रेला जो है वो उसके राष्ट्रपति हैं, किसके? इटली के। चलिए, जो भाई रोम है, रोम में जो है एक किसी का, आपको अगर किसी को पता है तो बताएं कि रोम में है किसका मुख्यालय है? किसी को पता है तो बताएं। अगर किसी को पता है कि रोम में किसका मुख्यालय है, आप बताएं अगर किसी को पता है। चलिए लिख लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लिखिए, मैं बोल रही हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। चलिए, यूरोप आपने देख लिया है। और जो प्रधानमंत्री मेलोनी जो है, वो जो रायसीना डायलॉग सम्मेलन होता है, क्या भाई कौन सा बोल रही हूँ? रायसीना, रायसीना डायलॉग जो सम्मेलन है वो हर साल जो है दिल्ली में होता है। कहाँ होता है भाई? दिल्ली में होता है प्रतिवर्ष। जो उसका 2023 में, कब भाई? 2023 की जो मुख्य अतिथि रही थी रायसीना डायलॉग में, दिल्ली में आई थी वो मेलोनी। ठीक है, वो 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था। कहाँ के भाई? इटली के। और भाई अब हम 2024 की भी बात कर लेते हैं। तो 2024 में रायसीना डायलॉग जो सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो है भाई, उसमें ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री जो है वो रायसीना डायलॉग के 2024 के सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। ठीक है, इसको याद करें। और जो है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखेंगे। चलिए, अब क्या है भाई, ये तो आपने देख ही लिया है, अब देख लेते हैं। देखिए, इटली के बारे में भी हम देख लेते हैं। इटली में जो है भाई शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं, क्या भाई? शीतकालीन, शीतकालीन ओलंपिक जो है, ओलंपिक 2026 में जो है वो कहाँ पर भाई? इटली, इटली में होंगे। इसको स्पेशल याद रखें, इटली से संबंधित ये क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन और ये है कि G7, आपने सुना हो G7 जो है सम्मेलन जो है, G7 का जो सम्मेलन है वो 2024 में जो है वो इटली में ही संपन्न होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं वो याद रखें इटली से संबंधित। G7 सम्मेलन जो है 2024 में इटली में संपन्न होगा। और शीतकालीन ओलंपिक जो है 2026 में वो होगा इटली। इसका मेजबान देश कौन होगा भाई? इटली। चलिए,
और देखिए हमने क्या ज्वालामुखी की बात करी, ठीक है। तो सक्रिय देखिए 3 प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी, एक तो शांत, प्रक्षुब्ध, प्रक्षुब्ध, तीसरा है सक्रिय, ठीक है। देखिए जो शांत है, शांत एक ऐसा ज्वालामुखी है जो पहले तो कभी उसने उद्भव हुआ नहीं, मतलब वो अपना प्रभाव दिखाया नहीं और आगे भी प्रभाव दिखाने की कोई आशंका नहीं है, शांत ज्वालामुखी हम उसको कहते हैं। अब प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के पहले तो नहीं आए हैं पर आगे संभावना है कि आ सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी हम उसको बोलते हैं पहले भी उन्होंने जो है उस ज्वालामुखी का बहुत सारा हाहाकार हुआ था, बहुत तीव्र गति से ज्वालामुखी उद्भव हुए थे और जो है आगे भी संभावना है कि ज्वालामुखी जो है अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो ये जो है वही सक्रिय ज्वालामुखी। और हम अभी जो बात कर रहे थे इटली में, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी के ही बात कर रहे थे। तो कौन सा है भाई? कैंपी फ्लेग्रेई। और हमारा जो भारत का है आप सभी को पता है बैरनदीप, सभी को पता हो हमारे भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरनदीप। ये जो है भाई अंडमान समूह में स्थित है, बैरनदीप जो है भाई वो अंडमान समूह में स्थित है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए और जापान का कौन सा है अगर आपको पता हो तो? क्या है भाई? क्रियो जामा, ठीक है। क्रियोजामा जो है वो जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका भी एक है सुमेरु, इसका क्या है? सुमेरु। और दूसरा है मेरापी, लिख लीजिए ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया का सुमेरु और मेरापी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। और जापान का जो है कियोजामा, ऐसा भी लिख सकते हैं कियोजामा या कियोजामा, ये ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं क्रियो, ऐसे भी लिख सकते हैं पर इसको ये भी कियोजामा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए तो जो चिली का है, चिली का एक कौन सा है भाई? डेल। और दूसरा है सडालो, ठीक है। ये जो है वो चिली के सक्रिय ज्वालामुखी हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें, इसको बार बार रिपीट करें तो आपको एक बार याद हो जाएंगे। पर हमारे भारत का जरूर स्पेशल याद रखना है बैरनदीप, ठीक है। क्या है भाई? बैरनदीप जो है वो इसका सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोनसे पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पहला है सत्यदीप गुप्ता, दूसरा है पूर्णिमा श्रेष्ठ, तीसरा है ज्योति रात्रे और चौथा है कामी रीता शेरपा। बताइए इसका आंसर, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये चर्चाओं में है। चलिए इसका जो आंसर है वो सत्यदीप गुप्ता जो है भाई माउंट एवरेस्ट और लोहास्ते जो है उस पर, माउंट लोहास्ते है उस पर चढ़ने वाली, एक ही मौसम में चढ़ने वाली जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। वो किसने बनाया है? सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और हमने जो पढ़ा था पूर्णिमा श्रेष्ठ, पूर्णिमा श्रेष्ठ ये क्यों प्रसिद्ध है? ये जो है भाई 3 बार एक ही मौसम में 3 बार चढ़ी थी, इसलिए ये अपने आप में एक ख्याति रखती हैं। और ज्योति रात्रे कौन है भाई? ज्योति रात्रे जो है सबसे उम्र दराज महिला जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चलने वाली। क्या है भाई? सबसे उम्र दराज, हमने सभी ने पढ़ा था, ये रिवीजन है भाई। उम्र दराज महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ज्योति रात्रे। और जो भाई कामी रीता शेरपा जो है वो नेपाल की जो है गाइड है और इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बनाया है कि 30 बार चढ़ने का, ठीक है, 30 बार। अब गाइड है तो साथ में जाती हैं तो उनका जो है वो 30 बार चढ़ने का एक अपने आप में एक नेपाल की गाइड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई इनके बारे में, सत्यदीप गुप्ता के बारे में देखते हैं। सत्यदीप गुप्ता एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होसे पर 2 बार, कितनी बार भाई? 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए 11 घंटे 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने इसलिए बात करी कि एक ही मौसम में और कितने कम समय में जो है दोनों शिखर पे चढ़ने वाले, इन्होंने अपने नाम पर एक गौरव हासिल कर लिया है, सत्यदीप गुप्ता। चलिए गुप्ता ने दोपहर में माउंट लिहोसे
8,516 मीटर, और रात 12:45 जो है उस पर माउंट एवरेस्ट 8,800 हम 50 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद अगर ना हो तो 8,850 मीटर पर चढ़ाई की, और इन शिखरों के बीच सबसे तेज यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इनको स्पेशल याद रखें, नाम बार बार याद रखें, क्योंकि इनके जो है बहुत चर्चाओं में ये चल रहे हैं। चलिए, गुप्ता की यह उपलब्धि एक ही मौसम में दोनों शिखरों पर पहली बार दोहरी चढ़ाई पर है। तो एक ही चढ़ाई पर जो है दोनों शिखरों पर चढ़े हैं, तो ये एक ही मौसम में चढ़े हैं, तो इनके जो है ये आप स्पेशल याद रखें कि एक ही मौसम पे चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, आप सभी जो है उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर जो है एक ऐसी चीज है जिससे अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमारा मानसिक एक वो रहता है कि नहीं यार हम कुछ तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, आप कोई आंसर भी नहीं दे, जब तक जैसे मैं कोई क्वेश्चन का आंसर पूछती हूँ आप कमेंट में आंसर भी नहीं बताते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, कमेंट ऐसे ही, पहले तो कमेंट फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, अब तो कोई भी कमेंट नहीं आते हैं। तो कृपया जो है आप जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन पढ़ दूं मैं उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया करें। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है कब मनाया गया? इसका ऑप्शन जो है आपके सामने 29 मई, अगला है 30 मई, फिर है 28 मई, फिर है 22 मई। बताइए इसका आंसर अगर किसी को पता है। इसका जो आंसर है वो है 30 मई। 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता जो दिवस है उसको मनाया जाता है। चलिए, तो हम देख लेते हैं आगे इसका क्या है भाई। उद्दंड मारतंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र है। हिंदी समाचार पत्र जो है भारत का पहला, उसका नाम क्या है? उद्दंड मारतंड। क्या नाम है? उद्दंड मारतंड जो है वो हिंदी समाचार पत्र भारत का पहला है। चलिए, उद्दंड मारतंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन की तिथि जो है 30 मई 1826। 1826 में जो है ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। देश में हिंदी पत्रकारिता लगभग 198 वर्षों से अस्तित्व में है। ये जो है भाई भारत में ये वर्ष बता रहे हैं कि 198 वर्षों से पत्रकारिता जो है चल रही है। चलिए, अगला है हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 30 मई 2024 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जो हमने पढ़ लिया है कि 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब जो है हम ये देखते हैं कि क्या अगर हमको पता है तो ये किसी को बताए, अगर ये ऑप्शन है किसी को पता है कि इस दिन कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप वो बता सकते हैं। चलिए, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये हमने पढ़ा था। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है, आप समझ लीजिए, राइटिंग जल्दी जल्दी लिखूंगी नहीं तो ऐसे टाइम बहुत हो जाएगा। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। और फिर 28 मई को जो है भूख दिवस मनाया जाता है या भुखमरी दिवस मनाया जाता है। और जो 29 मई को जो हम फिर पढ़ के आए हैं कि माउंट एवरेस्ट दिवस। कौन सा दिवस भाई? माउंट एवरेस्ट दिवस जो है, एवरेस्ट दिवस वो मनाया जाता है। और 30 मई को हमने पढ़ लिया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो हम 30 मई को मनाते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, गोवा, सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है बिहार। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 30 मई को जो है कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? और इसका जो आंसर है आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा, गोवा। गोवा ने जो है 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, गोवा 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा। पहले जो है भाई पुर्तगालियां इसमें जो है उपनिवेश करते थे। पुर्तगालियां गोवा पर रहते थे। पुर्तगाली जो बाहर से आए थे वो गोवा पर अपना राज्य समझते थे या वहां पर रहते थे। उपनिवेश रहा। 1961 में गोवा में भारत ने स्वतंत्र कर दिया। देखो भाई, भारत ने जो है भाई 1961 में जो है गोवा को स्वतंत्र कर दिया। चलिए, आगे देखते हैं। 1987 में गोवा को दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1987 में क्या हुआ? दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश से, उसी के साथ जो है गोवा को भी उसी में सम्मिलित कर दिया।
तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर भाई क्या हुआ, बाद में 1987 में ही गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और 1987 में बाद में सोचा होगा कि जो है भाई इसको पूर्ण राज्य घोषित कर सकते हैं या स्वतंत्र राज्य घोषित कर दीजिए। तो ये जो है भाई 1987, इसको याद रखें। और उस साल गोवा भारतीय संघ में 25वां राज्य बन गया। तो गोवा जो है भाई कौन सा राज्य बन गया था, 25वां राज्य। और सिक्किम कौन सा राज्य था, हमने पढ़ा था 22वां राज्य। चलिए, पणजी राज्य की राजधानी जो थी भाई, वो कौन भाई, पणजी राज्य की राजधानी थी, मतलब गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और कोणकी को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। जो इसकी आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है भाई, कोंकणी। गोवा की राजधानी, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये जो पंखा सिर पे चलता रहता है, इतनी तेज आवाज तो इतनी करेगा, पर हवा बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल लू जैसी हवा देता है, और आवाज इतनी करता है, पढ़ाने में बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। और बंद कर दो तो वैसी गर्मी लगती है। चलो ठीक है, बंद ही कर दिया, कोई ठीक है। तो कोंकणी जो है वो गोवा की आधिकारिक भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गोवा के बारे में क्या है, इसकी राजधानी क्या है, पणजी। राज्यपाल का नाम क्या है, PS श्रीधरन पिल्लई। और उसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। क्या है, प्रमोद सावंत जो है वो इनके मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए इस पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये करंट में अभी जो गोवा से संबंधित कोई चीज है वो आपको बताई जा। तो क्या अभ्यास चक्रवात जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। अभ्यास चक्रवात, एक अभ्यास होता है सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है, चक्रवात। चक्रवात जो है गोवा में आयोजित हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है वो हमारा गोवा है, इसको भी स्पेशल याद रखें। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो गोवा में मनाया गया। तीसरा है, चौथा है, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। कौन सा राज्य है, गोवा ने ऐसा किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए हैं। बहुत मोस्ट है ये, नॉर्मल हम पढ़ते हुए चले गए, पर ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इनको स्पेशल बिल्कुल याद रखें, ठीक है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में हुआ। पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है वो गोवा में हुआ। जल्दी से इसको एक बार लिख लीजिए, और जल्दी से इसको एक बार लिखते सहित ही उसके बाद में ही जल्दी लिख लीजिए, अपने मन से लिखिए, एक बार याद करके अपने मन से इसको नोट डाउन करें, फिर उसको तुरंत रिवीजन करें, तो आपको ये यहीं के यहीं इतने सारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एकदम से याद हो जाएंगे। प्लीज इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, फिर है उड़ीसा, फिर है हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। इसका जो रुद्र M2 जो है उसका परीक्षण जो है भाई वो कहाँ पर किया गया, वो उड़ीसा में किया गया। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोल सकते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में हमने इसको क्या बोल दिया, रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन जो है निस्वदेशी रूप में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो भी कहाँ पर किया है, उड़ीसा में। रुद्र M2 रुद्र M1 मिसाइल का नवीनतम और उन्नत संस्करण है। हमने इससे पहले जो है रुद्र M1 लॉन्च कर दिया था, अब हम जो है दूसरा लॉन्च किया, अभी हमने उड़ीसा में है रुद्र M2, ठीक है। उसी का एडवांस वर्जन जो है वो है रुद्र M2। रुद्र M1 जो मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में, अभी जो हमने किया 2024 में किया सेकंड का, और उससे पहले जो किया था 20 में किया। सुखोई 30M के फर्स्ट लड़ाकू विमान द्वारा, कौन से विमान द्वारा इसका प्रक्षेपित किया गया था, वो सुखोई 30M के फर्स्ट द्वारा, ये एक विमान था उसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, और ये जो इनका जो काम है, वायु से जो है नीचे स्थल की ओर अगर कोई चीज टारगेट बनाना है तो ये वहीं से सीधा दागते हैं, वायु से दगा होता है, और नीचे कोई भी उसका लक्ष्य है वहां तक वो दगा होता है। और उसकी जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी कैपेसिटी है, क्योंकि हमने देख लिया है कि रुद्र M1 से ये और भी आगे टेक्नोलॉजी में आगे है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो है ये और भी बड़ा। चलिए तो हम देखते हैं ये जो ऑप्शन
सामने, ये देखो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम हरियाणा से क्या याद रख सकते हैं, हरियाणा के जो है भाई गुरुग्राम, कहाँ पर भाई, गुरुग्राम में जो है वो अनाज एटीएम, पहला भारत का पहला अनाज एटीएम जो है, अनाज एटीएम जो है वो स्थापित किया गया, कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। और भाई हम गुजरात से क्या याद कर सकते हैं कि गुजरात में जो है वो सुदर्शन सेतु, जो मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, ये एक सिग्नेचर सेतु है। हम गुजरात से कैसा याद कर सकते हैं, सुदर्शन सेतु। ठीक है, इनको स्पेशल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब उड़ीसा की बात चल रही थी, तो इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, और इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं रघुवर दास। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल जो है इसके राष्ट्रीय उद्यान है। और झील कौन सी है, चिल्का झील। उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थापित है, आप सभी को पता होगा। और करंट अफेयर में क्या क्या चीजें चल रही हैं उड़ीसा से संबंधित वो देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम भाई कहाँ, उड़ीसा में है भाई, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की, कहाँ पर की, उड़ीसा से की। और उसकी योजना का नाम क्या है, मो जंगल जामी जो है वो योजना है। और धानु यात्रा महोत्सव और नुवा खाई महोत्सव जो है वो उड़ीसा में संपन्न होता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर योजना परियोजना का उद्घाटन किया, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का कौन सा व निर्यात आइटम बना है। इसका ऑप्शन जो है आपके सामने, स्मार्टफोन की बात चल रही, ऑप्शन है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है चौथा। चौथा जो है भारत का निर्यातक बना है। चलिए स्मार्टफोन के बारे में बात चल रही है। स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बना है। दूसरा है पिछली साल से एक पायदान ऊपर चढ़कर FY24 में 15.6 बिलियन तक पहुंच गया था। ये एक पायदान जो है ऊपर बढ़ा है पिछले साल से, और इसका जो आंकड़ा है वो ये है। और सरकार की प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टिव जो PLI हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टिव जो है वो योजना इस वृद्धि में महत्वपूर्ण रही है। ये जो है भाई इस वृद्धि का एक मेन कारण कौन सी है भाई, PLI जो योजना है वो इस वृद्धि का मेन मुख्य कारण रही है, जिसमें भारत को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण देश के रूप में स्थान दिया गया है। चीन के बाद जो है हमारा भारत का ही स्थान आया है। सैमसंग ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माण कंपनी स्थापित किए हैं। तो ये सैमसंग जो कंपनी है उसने भारत में ही दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल फोन कंपनी जो है वो स्थापित की, वो कब की थी, 2018 में। लिख लीजिए इसको, 2018 में जो है वो स्थापित की है। और वो भी कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश नोएडा में। कहाँ पर भाई, उत्तर प्रदेश नोएडा में ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, जो रूट, दूसरा ऑप्शन है जोस बटलर, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन मैक्सवेल, चौथा ऑप्शन है पेट कमिंस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है जोस बटलर, वो इसका आंसर है। और इन्होंने जो है इंग्लैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, इन्होंने अपने नाम पर ऐसा एक रिकॉर्ड बना दिया है। और जो कहाँ के हैं भाई, इंग्लैंड के हैं। चलिए पढ़ते हैं। जोस बटलर 3000 T20 फर्स्ट रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए वह T20 फर्स्ट क्रिकेट में 9वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये इस गेम में जो है T20 फर्स्ट गेम में ये 9वें स्थान पर ये अपना स्थान बना चुके हैं, पर इस साल तो ये फर्स्ट पर ही है। चलिए T20 फर्स्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है हमारे भारत में। ठीक है, इस जो क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले का जो खिताब है वो हमारे भारत के विराट कोहली के नाम पर है। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, ये जो है जो रूट जो है वो भी इंग्लैंड के हैं भाई, ये भी इंग्लैंड के हैं। और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पेंट कमिंस जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, चलिए। और ये जॉस बटलर है, इनका IPL में जो है प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। चलिए आठवां क्वेश्चन है, हाल में बेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने है वो है गीतांजलि श्री,
दूसरा है चारुदत्त मिश्र, तीसरा है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, चौथा है आलोक शर्मा। बताइए अगर किसी को आंसर पता है तो। चलिए इसका जो आंसर है भाई वो है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, ये है भाई। चलिए आगे देखते हैं। असम की वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटलरी गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर जो है वो किसको बोलते हैं? विटलरी गोल्ड पुरस्कार। इसको स्पेशल याद रखें, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। उन्हें लुप्त पक्षी, क्या है लुप्त पक्षी का नाम क्या है? ग्रेटर एजुटेट स्टॉक। क्या नाम है उस पक्षी का? ग्रेटर एजुटेट स्टॉक जो है, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा, असमिया भाषा में इसको क्या बोला जाता है? हरगिला। और के संरक्षण और उससे आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। ये एक पक्षी है ग्रेटर, उसका जो है उसको संरक्षित किया, उसके आवास को संरक्षित किया, उसी के लिए जो है पूर्णिमा जी को ये पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2017 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? पूर्णिमा। चलिए ऑप्शन क्या क्या है भाई हमारे सामने? गीतांजलि श्री, पहला ऑप्शन क्या था कि गीतांजलि श्री जो है उनको उनकी एक कृति थी, उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? टॉम। टॉम लिख लीजिए, मैं आपके साथ लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। टॉम ऑफ सेंड, क्या नाम है? टॉम ऑफ सेंड जो है वो गीतांजलि की एक कृति थी, उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था भाई बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? चारुदत्त मिश्र, इनको भी विटलरी पुरस्कार मिला। ये जो हमने पढ़ा पूर्णिमा जी को मिला, तो विटलरी पुरस्कार भी इनको मिला, पर 2022 का मिला। लिख लीजिए, बिटलरी पुरस्कार जो है इनको भी प्राप्त हुआ, पर 2022 का इनको प्राप्त हुआ था। इनका नाम क्या है? चारुदत्त। और पूर्णिमा के बारे में हमने पढ़ ही लिया अभी। और जो चौथा ऑप्शन है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा की जगह अगर हम क्या करते हैं भाई? शुक्ला। शर्मा तो ऐसे में ऐसी कोई जानकारी नहीं कि आलोक शर्मा ऐसा कोई व्यक्ति भी होंगे या फिर उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की होगी, पर आलोक लिख रहा है तो आलोक का हम शर्मा की जगह अगर शुक्ला कर दें तो इनको पर्यावरण एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गोल्डमैन। क्या भाई? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त हुआ है। लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ जिससे टाइम ज्यादा ना जाए। तो ये जो आलोक शर्मा की जगह है शुक्ला कर लीजिए। तो चारों ऑप्शन की जो है आपको पता चल गया। पहले को मिला है टॉम ऑफ सेंट के लिए बुकर पुरस्कार, दूसरे को मिला है चारुदत्त के लिए ये विटलरी पुरस्कार जो हमने पूर्णिमा जी को भी दिया था, पर ये 2022 का था। आलोक शुक्ला जी को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये जो है थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन है, आईक्यू ईयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, काठमांडू, दूसरा है थिम्पू, तीसरा है उदयपुर और चौथा है दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो है काठमांडू। ये काठमांडू जो है भाई वो सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बन गया है। और ये जो है भाई नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईक्यू ईयर की रिपोर्ट के अनुसार जो है काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में प्रदूषण के स्तर को खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों से मास्क पहनने का आग्रह किया है कि इतना प्रदूषण हो गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो है उनको मास्क लगाने का अलर्ट जारी कर दिया है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि काठमांडू नेपाल जो है इसको पहले स्थान पर है। और दूसरा दिल्ली, हमारा भारत आप सभी जानते हैं दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है, तो ये इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि प्रदूषण अगर कम नहीं हुआ तो किस स्थिति पे चला जाएगा। सेकंड पे कौन है भाई? चियांग माई जो थाईलैंड में है, चौथे स्थान पर है हंगोई वियतनाम, फिफ्थ स्थान पर है भाई जो है बैंकॉक थाईलैंड, और छठवें है भाई ढाका बांग्लादेश। तो हमारे भारत का स्थान जो है इस रैंकिंग में दूसरा है। तो ये जो है दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है और पहले स्थान पर काठमांडू नेपाल। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो पहला ऑप्शन तो हमने काठमांडू लगा ही दिया। अब दूसरा ऑप्शन इसमें क्या था? थिम्पू। थिम्पू कहाँ भाई? भोपाल, सॉरी भूटान।
क्या भाई, भूटान की जो है भाई थिम्पू का एक थिम्पू शहर है भूटान में, ठीक है। और जो उदयपुर के बारे में आप सभी जानते हैं और दिल्ली आप सभी जानते ही हैं। तो भाई काठमांडू में जो है वो शार्क जो है दक्षिण एशियाई एक सहयोग संगठन है। शार्क आप लिख लीजिए, काठमांडू में जो है शार्क का मुख्यालय है। शार्क क्या है भाई, शार्क दक्षिण एशियाई एक सहयोग संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है भाई, वो है भाई अपना काठमांडू में। और थिम्पू से हमने, ये जो है भूटान में स्थित है। और उदयपुर आप सभी जानते हैं कि सिटी ऑफ लेक, लेक का जो शहर है वो उदयपुर है, लिख लीजिए सिटी ऑफ लेक, ये तो सभी को पता ही होगा हालांकि, सिटी ऑफ लेक। और इससे हम दूसरा ऑप्शन भी हम ये देख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, सिटी ऑफ लेक। और दिल्ली जो है भाई, दिल्ली सीसीटीवी जो कैमरा है उसके लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब आप दिल्ली में कहीं भी एंटर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ही आपको आप कोई भी हरकत ऐसी कर नहीं सकते, आप बिना कैमरा के आप कहीं भी चले जाएं, या कोई हरकत आप सोचे कि यहाँ कैमरा नहीं हो, हर घर में कैमरा आपको लगा मिलेगा। ऐसा जो उपलब्धि है वो दिल्ली में है। तो हर घर में जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे होते हैं, और बड़े बड़े संस्थानों में तो लगे ही होते हैं। तो एक उपलब्धि जो दिल्ली के एक अपने पक्ष में रखता है वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी फर्स्ट नंबर पर भारत में जो दिल्ली पर रखी जाती है। और काठमांडू से हमने देख लिया, उदयपुर सिटी ऑफ लेक, और जो है दिल्ली से हमने एक क्वेश्चन देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबर कप 2024 दोनों जीता है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, भारत, चीन, इटली, कनाडा। बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है थॉमस और उबर कप। थॉमस और उबर कप जो है वो किस किस गेम से संबंधित है? बैडमिंटन, लिख लीजिए बैडमिंटन, मिंटन से ये दोनों कप जो है संबंधित है, थॉमस और उबर। थॉमस जो है वो पुरुषों का बैडमिंटन का कप है, लिखिए ये पुरुष से संबंधित है। उबर है, उबर कप जो है वो महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है। इसको आप यहीं के लिख लीजिए, बाद में आपको दिक्कत ना आए। चलिए, तो ये जो भाई ये जो पुरस्कार है या कप है वो दोनों ही चीन ने जीत लिए हैं। मतलब पुरुषों का थॉमस कप और जो महिलाओं का उबर कप जो है वो बैडमिंटन के संबंधित में वो दोनों ही चीन ने जीत लिए हैं। आगे पढ़ते हैं। चीन ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 बैडमिंटन का दोनों खिताब चीन ने जीता। आयोजन कहाँ हुआ भाई? चीन में हुआ, और चीन में भी कहाँ पर? चेंगदू। चलिए आगे देखते हैं। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि ओवर कप जो है महिलाओं का होता है, जो हमने पहले ही बात रिपीट कर ली है। चीन ने 11वीं बार थॉमस कप जीता, जबकि इंडोनेशिया के नाम पर सर्वाधिक 14 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। चीन ने 11 बार ये खिताब जीता है, और भाई इंडोनेशिया के नाम पर जो है वो 14 बार इस खिताब को जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त है। ये देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये जो है भाई, अभी हमने बैडमिंटन के बारे में बात करी, अभी हम टेनिस के बारे में बात करें तो टेनिस का जो पुरुष वाला खिलाड़ी है, समूह है, वो कौन से देश ने इस गेम को प्रतियोगिता जीती? वो किसने जीती भाई? वो इटली ने। पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? वो टेनिस गेम के बारे में बात कर रही हूँ। अभी जो बात करी वो बैडमिंटन के बारे में बात करी, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो टेनिस के बारे में बात कर रही हूँ। पुरुष जो है, पुरुष का ग्रुप है, और उसने जो टेनिस गेम को जो है जीता है वो कौन से जीत ने जीता है? इटली ने। और महिलाओं के टेनिस गेम को जो जीता है वो कौन से जीत ने जीता है? वो कनाडा ने। पुरुष टेनिस इटली ने जीता है, और पुरुष महिला जो है वो कनाडा ने जीता है। और इनके जो कप के नाम है आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।